अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब नंबर 9 को ख़त्म किया है, उसकी मश्क को हल करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से कसीरुल इंतखाबी सवालात को आपने हल करना है और किस तरह मुख्तसर सवालात और जो हमारे पास इसके इंशाइया तर्ज के सवालात हैं, उनको तो हम लेक्चर्स में बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो चलें, चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि मश्क को किस तरह सॉल्व करना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम इससे कबल 4 सवाल जो हैं वो उनको हल कर चुके थे। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ और वो है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। तो बच्चों, इसको तो हमने बड़ी दफ़ा जब हम किताब को पढ़ रहे थे तो बड़ी दफ़ा इसको हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की जो हालत होती है, इक्विलिब्रियम की हालत में हमने पढ़ा था कि ये बात हो रही है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, दोनों रिएक्शंस, अच्छा मैं कह रहा हूं दोनों रिएक्शंस, तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों रिएक्शंस के रेट इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो चूंकि ये वहां पर पहुंचकर बराबर हो जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जब आर एफ बराबर हो जाएगा आर आर के, तो आप समझ सकते हो बेटा कि उसमें क्या होगा, जितना रिएक्शन एक समत में जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा। तो रुकेगा कैसे? रुकना तो तब चाहिए ना जब कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली आए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि दोनों अतराफ की मिकदार यानी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। तो ये तो हो गई है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाने की वजह से कोई तब्दीली नहीं आ रही, रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिवर्स आ रहा है, तो वो रुकेगा कैसे? रिएक्शन तो तब रुकेगा जब तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर मुंतकिल हो जाएं। हम कहेंगे जनाब पीछे बचा ही कुछ नहीं, रिएक्शन रुक गया। लेकिन यहाँ पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो नहीं रुकता। अब आते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ। इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है? तो आप समझ जाइए कि यही जवाब आप यहां पर भी लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से हासिल हो सकता है। ये हमने पढ़ा है कि अगर हम फॉरवर्ड तरफ से जाएं तो भी इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है, अगर हम रिवर्स तरफ से जाएं तो भी रिएक्शन हासिल हो जाता है। फॉरवर्ड से जाने का क्या मतलब है? फॉरवर्ड से जाने का मतलब है कि हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और रिवर्स जाने का मतलब है कि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो इसीलिए आएगा क्योंकि दोनों तरफ रेट भी बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से आए हम उसको हासिल कर सकते हैं। 7वें सवाल की तरफ आते हैं। एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है? तो इसका ताल्लुक निकलता है जी लॉ ऑफ मास एक्शन में। और चूंकि ये एक लॉ है और लॉ जो होता है वो एक वेरीफाइड और मुसद्दिका चीज होती है, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता है? वो कहता है कि एक्टिव मास और रिएक्शन का रेट
रिएक्शन का रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों याद रखिएगा, इनका जो ताल्लुक निकलता है वो निकलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट यानी उसकी रफ्तार भी होगी। तो ये एक दोनों का ताल्लुक निकलता है। लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला हिस्सा हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही होती है जितनी किसी भी चीज़ की एक्टिव मास होती है, और हमने पूरे रिएक्शन की रफ्तार का पढ़ा था कि वो जिन चीज़ों से रिएक्शन चल रहा है उनका हासिले ज़र्ब लेना पड़ता है किस चीज़ का, एक्टिव मास का। 8वें सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें। बच्चों आपको पता है हमने इस तरीके को हैबर प्रोसेस का नाम दिया था, और इस प्रोसेस के तहत हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। ये होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और इस रिएक्शन के नतीजे में अमोनिया नाम की गैस बन जाती है। नाइट्रोजन जो है वो भी गैस की हालत में होता है, हाइड्रोजन भी गैस की हालत में होता है, और अमोनिया जो है वो भी गैस की हालत में ही होती हैं। इसमें हमने पढ़ा था बच्चों के 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स हाइड्रोजन के होते हैं, और अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में ख़ास कंडीशंस होती हैं। 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तकरीबन 200 ATM 200 ATM 200 के करीब ATM प्रेशर होता है, और साथ में हम कैटलिस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हैबर प्रोसेस की एक पूरी तफसील के साथ एक मसावात। अब इसकी वो कह रहे हैं जी बस आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बना देनी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना मुश्किल तो नहीं है हमारे लिए, तो चलिए इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये रहा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स दाएं जानिब की चीजें ऊपर, NH3 की एक्टिव मास और उसका स्केयर यानी हासिले जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो ऊपर चला जाएगा पावर की सूरत में। नाइट्रोजन इधर नीचे आ गया, और नाइट्रोजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की पावर आ गई 3। तो बच्चों ये इसकी Kc एक्सप्रेशन है। सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं, वो भी ऐसा ही है। मंदरजा झैल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें, जिसमें पहला रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन का है, और उसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। आप देख लें मसावात बैलेंस है, तो इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखने में हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड ऊपर आ जाएगा स्केयर के साथ, और हाइड्रोजन और आयोडीन नीचे चले जाएंगे, और उनका हम लेंगे हासिले ज़र्ब। दूसरा रिएक्शन है जी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसके नतीजे में बनता है मीथेन, और साथ में बनता है पानी। तो इसकी Kc एक्सप्रेशन निकालने में भी हमें मसला नहीं है, क्योंकि मसावात पहले से ही हमें बैलेंस दी गई है। तो बराबर एक मसावात है, तो इसमें से तो मसला ही नहीं होना चाहिए। इसमें से हम क्या करेंगे कि दाएं जानिब की चीजें, मीथेन CH4 ऊपर आ गया, और हासिले ज़र्ब पानी के साथ, और इस तरफ जो नीचे आ जाएंगी चीजें वो हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, और ऊपर पावर की सूरत में 3। तो बच्चों इस तरह आप जो है वो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की Kc एक्सप्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। 10वें सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रिएक्शन की समत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि A + B का एक रिएक्शन हो रहा है, और हम इसका रिएक्शन फर्ज कीजिए आपके उस्ताद हैं
जो ये रिएक्शन करवा चुके हैं और उनको मालूम है कि इसका केसी कितना है। फर्ज कर लेते हैं कि केसी जो है वो आ जाता है, लेट्स फर्ज कर लेते हैं बी, कोई एक वैल्यू है, कोई एक जो है वो अमाउंट है। अच्छा, अब आपसे वो उस्ताद कहते हैं कि जी मैं रिएक्शन दोबारा कर रहा हूं और इस रिएक्शन की आपने मुझे बताना है कि किस वक्त में क्या समत होगी। आप ये रिएक्शन चलाते हैं, अभी रिएक्शन को चले हुए सिर्फ 5 मिनट का ही अरसा गुजरता है कि आपके उस्ताद कहते हैं पता करके बताओ। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है और वो आपसे कहते हैं इसकी समत पता करें, तो आप इसकी QC पता करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कोशेंट पता करेंगे। और इक्विलिब्रियम कोशेंट के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा जो आप KC के लिए करते हो, C और D का हासिले ज़र्ब ऊपर, A और B का हासिले ज़र्ब नीचे। अच्छा, इसका फर्ज कर लें आंसर निकलता है A, फर्ज कर लें आंसर निकलता है A, और आपका जो आंसर निकलता है, आपका जो जवाब निकलता है वो बहुत ज्यादा निकला है किसके मुकाबले में, बी के मुकाबले में जो उस्ताद साहब ने निकाला था। तो अगर QC बहुत ज्यादा आ रहा है ना बच्चों, तो आपने समझ जाना है QC ज्यादा आने का मतलब है, मैंने टॉपिक में पढ़ाया था कि जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है। तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो तो फिर रिएक्शन किधर से किधर चलता है, प्रोडक्ट से किधर चलता है, रिएक्टेंट की तरफ चलता है। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने का मतलब है कि जो रिएक्शन की समत होगी वो क्या होगी, वो होगी रिवर्स। तो ऐसी सूरत में रिवर्स रिएक्शन जा रहा होगा। आप अपने उस्ताद को बता दीजिएगा कि सर ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि अब ये रिएक्शन हो रहा था, 5 मिनट बाद उस्ताद साहब ने कह दिया कि जी पता करो। आपने पता किया और आपका आंसर आ गया, फर्ज कर लेते हैं C, लेकिन ये C जो है वो बहुत छोटा आया है किसकी निस्बत, B जो उस्ताद साहब निकाल चुके हैं। तो जब QC की वैल्यू कम आती है तो ये बात भी समझिएगा कि अगर QC की वैल्यू कम आती है तो QC की वैल्यू कम आने का मतलब है कि उसमें प्रोडक्ट भी कम पड़े हुए हैं। तो जब प्रोडक्ट कम पड़े हुए, इसका मतलब है कि अब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने का मतलब आप समझते हैं कि फिर रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो ऐसी सूरत में रिएक्शन क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड होगा। अच्छा, अब फर्ज करते हैं एक तीसरा बच्चा उठता है और वो उस वक्त में जब उस्ताद साहब ने कहा है वो उसकी QC वैल्यू निकालता है और QC वैल्यू B के बराबर ही आ जाती है तकरीबन, यानी वो वैल्यू आ जाती है जो उस्ताद साहब ने निकाली हुई है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप नतीजा ये निकालेंगे कि अब इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है और इस सूरत में RF बराबर हो चुका हुआ है किसके, R के। तो ये है जी किसी भी रिएक्शन की समत की पेशगोई करने का तरीका कि आपको एक खास वक्त में QC वैल्यू निकालनी, और निकालने का तरीका वही है जो आप KC के लिए करते हैं। आपने उसी तरीके से QC निकालनी है और QC की वैल्यू से जो नताइज निकालने हैं वो मैंने आपको समझा दी। चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है? तो ये तो मैं लेक्चर के दौरान बहुत ज्यादा मर्तबा बता चुका हुआ हूं कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरह बच्चों में पता चलता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर चुका है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो आती ही नहीं है। हत्ता कि जो कीमियाई खवास हैं उनके अंदर भी तब्दीली नहीं आती, यहां तक कि जो तबई ख्वास हैं उनके अंदर भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। जी तो बच्चों अब आते हैं 12वें सवाल की तरफ। ऐसे रिएक्शंस के
वो कह रहे हैं कि ऐसे रिएक्शंस की खसूसियात बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। अब अगर तो वो फौरन पहुंच गया है इक्विलिब्रियम की हालत में, मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा ताकि फिर आपको समझाने में ना आसानी हो जाएगी। फर्ज कीजिए आपने एक रिएक्शन चलाया ए और बी का, और उससे बना सी और डी, और ये रिएक्शन फौरन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। अब वो कह रहे हैं इसकी खसूसियात बताएं। तो पहली खसूसियत तो ये है कि जनाब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, पहली बात, क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल है तो ही इसके अंदर इक्विलिब्रियम बनेगा ना। तो पहली बात कि ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, चूंकि वो फौरन इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो फौरन इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज थी। तो रफ्तार बहुत तेज होगी इसकी। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरी बात पे कि अगर ये फौरन पहुंच गया है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इसकी जो केसी की वैल्यू होगी, जो केसी की इसकी अमाउंट होगी, वो बहुत कम होगी। तो केसी की मिकदार कह लें, तो केसी की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन चला ही था और वो बहुत फौरन ही इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, तो केसी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। और अगर केसी की वैल्यू कम हो तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट की मिकदार बहुत कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि केसी की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट्स की मिकदार के ऊपर जो है वो उसके साथ ताल्लुक होता है। और अगर प्रोडक्ट कम होंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा मिकदार फिर किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की होगी बच्चों। तो ये चंद एक खसूसियात हैं उस रिएक्शन की जो फौरन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा। और चूंकि ये रिवर्सिबल है तो एक खसूसियत आप ये भी लिख सकते हैं कि ये तकमील तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन तकमील तक नहीं जाएगा। तो ये चंद एक खसूसियात हैं ऐसे रिएक्शन की जो फौरन इक्विलिब्रियम की जो हालत है उसको हासिल कर लेता है। चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कांस्टेंट यानी क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो तो रिएक्शन की समत क्या होगी। इसको अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आए हैं कि अगर क्यूसी की वैल्यू, अब सबसे पहले ये देखें कि क्यूसी हम निकालते कैसे हैं। फर्ज कीजिए जो रिएक्शन मैंने ऊपर किया हुआ ना, ये वाला आप फर्ज कर लो, मैं इसी को नीचे भी आप उसको फर्ज कर लो। तो इसकी आप केसी की जो वैल्यू इसकी निकालोगे वो कैसे निकलेगी क्यूसी की, वो निकलेगी सी और डी और नीचे आएगा ए और बी का हासिल ज़र्ब। तो यहां से नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा ये निकल रहा है कि जो क्यूसी है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा और जो क्यूसी है वो रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलेगा। यानी नतीजा ये निकलता है कि अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है रिएक्टेंट कम होंगे। तो फिर समत क्या होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, यानी रिवर्स। अब सवाल को समझें, वो कह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है तो ये वाली हालत होगी, यानी क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा, और फिर ये रिवर्स जाएगा वो रिएक्शन। तो बच्चों इस चीज को समझने की जरूरत है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाएगा। जी, तो बच्चों अब आते हैं आखिरी सवाल, आखिरी मुख्तसर सवाल की तरफ, जिसमें
पूछा जा रहा है कि एक इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियादों पर कायम हुई, तो हम कहते हैं कि एक इंडस्ट्री लगाई और रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पे थी। ये तिजारती सतह पर पैदावार हासिल करने में नाकाम रहती है। क्या आप एक केमिस्ट होने के नाते से इसकी नाकामी की वजूहात बयान कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आप ये ज़हन में लेके आओ कि फर्ज करो कि अगर एक रिएक्शन है जो ए और बी से जा रहा है सी और डी की तरफ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हम फर्ज कर लेते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन चला रहे थे। अच्छा, अब हम तिजारती सतह पर पैदावार हासिल करने में नाकाम क्यों रहे? क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्शन तकमील तक नहीं जाने, इनकी तकमील नहीं होनी है। अच्छा, अब अगर तकमील नहीं होनी तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ने वापस चले जाना रिएक्टेंट में, तो हम कैसे उसको हासिल करेंगे? हमारा मकसद तो इसको हासिल करना है, तो इसका बेहतरीन नतीजा ये होगा कि आप क्या करो, आप यहां से चीजों को बर वक्त निकालते रहो। इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट के अखराज में नाकाम रही। पहली बात तो ये है कि वो उस खास वक्त पे जब रिएक्शन वापस जाना था, वो उससे पहले प्रोडक्ट को निकाल ही नहीं सकी। तो अगर तो ये मामला हो रहा है तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेंगे, बन रहे हैं मतलब हम उसको हासिल नहीं कर सकते, तो फायदा तो कुछ ना हुआ। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कुछ खास हालात पर चलता है जिन्हें आप कंडीशंस कहते हैं, उन पे चलता है। अगर वो इंडस्ट्री उन हालात को मेंटेन नहीं कर सकी है तो आपने समझ जाना है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं ना, अभी हम हैबर प्रोसेस पढ़कर आए हैं, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। क्यों देना है? क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस बनाई है अल्लाह ने, नाइट्रोजन जल्दी करके रिएक्शन ही नहीं करती किसी के साथ, तो उसके लिए उसको चलाने के लिए हमें उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आप उतना टेम्परेचर देने में नाकाम रहे हैं, वो वाले हालात नहीं पैदा कर सके, इसका मतलब है आप रिएक्शन चलाने में नाकाम रहे हैं। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो सकी। तो पहली वजह जो हम लिखेंगे बच्चों, वो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट के अखराज में नाकाम रही है, और दूसरी बात वो किसी तरह के रिएक्शन के लिए जो मौजू हालात चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकी, वो मुहैया नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फिर वो इंडस्ट्री जो है वो नाकाम हो गई। तो बच्चों ये थे मुख्तसर सवालात। इसके अलावा 4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि उनको हमने लेक्चर के दरमियान में ही हमने उनको बड़ी तफसील के साथ उनका जायज़ा ले लिया था और हमने वहाँ पे उनको पढ़ लिया था, लिहाजा यहाँ पे उनको अब हमें दोबारा जो है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को इसकी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। जी तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि मश्क को किस तरीके से हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को तमाम सवालात समझ लग चुके होंगे। इंशाअल्लाह बाब नंबर 10 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।